स्वागत। आज हम स्रोतों के जरिए एक ऐसी जगह की कहानी में उतर रहे हैं जिसने सदियों पहले दुनिया को राह दिखाई थी। नालंदा। हाँ, नालंदा, प्राचीन भारत का वो महान ज्ञान केंद्र, दुनिया के शुरुआती आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक। बिल्कुल। आज हम इसके शानदार इतिहास, इसके विनाश की दुखद कहानी और फिर इसके नए अवतार की बात करेंगे। जी, और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसे स्थापित किया था एक महाविहार के रूप में। महाविहार? हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा मठ जैसा शिक्षण संस्थान। हाँ बिल्कुल। और ये धीरे धीरे ज्ञान का ऐसा शहर बन गया जहाँ कभी सोचिए 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। 10,000 छात्र, ये तो अविश्वसनीय उस जमाने के हिसाब से। तो आइए नालंदा के उस सुनहरे अतीत से शुरू करते। हाँ, देखिए, ये सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थी, ये एक पूरा शहर जैसा था। एक बहुत बड़ा कैंपस, मठ, मंदिर, झीलें, बगीचे, सब कुछ था। और कहते हैं ये शायद दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था। जी हाँ, यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि पारस और तुर्की से भी छात्र आते थे ज्ञान लेने। वाह, मतलब एक ग्लोबल एजुकेशन हब उस जमाने का। बिल्कुल। और पढ़ाई क्या सिर्फ बौद्ध धर्म की ही पढ़ाई होती थी या और भी कुछ? नहीं, यही तो खास बात थी। स्रोत बताते हैं कि यहाँ वेद, वेदांत, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा जिसमें आयुर्वेद और सर्जरी दोनों थी, खगोल शास्त्र, गणित, ये सब पढ़ाया जाता था। अच्छा, मतलब काफी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच थी उस जमाने में भी। ये तो कमाल है। हाँ, बहुत उन्नत सोच थी। यहाँ तक कि आर्यभट्ट का जिक्र भी आता है। हालांकि ये साफ नहीं कि वो सीधे यहीं पढ़ाते थे या उनके सिद्धांतों का यहाँ गहन अध्ययन होता था। और वो लाइब्रेरी, उसका क्या नाम था? धर्मगंज। हाँ, धर्मगंज। कहते हैं 9 मंजिला थी और उसमें 3 बड़े भवन थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। लाखों पांडुलिपियां थी वहाँ। लाखों? आज तो हम सोच भी नहीं सकते। और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री। हाँ, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वानों ने तो यहाँ सालों गुजारे, अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने तो शायद पढ़ाया भी था। उनके लिखे विवरणों से ही हमें उस वैभव का अंदाजा लगता है। लेकिन इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र ये हमेशा सुरक्षित नहीं रहा ना, इस पे हमले भी हुए। हाँ, दुर्भाग्य से पहले हूण शासक मेहरकुल ने नुकसान पहुंचाया, फिर बंगाल के गौड़ शासकों ने भी, लेकिन इसे फिर से ठीक कर दिया गया था। मगर सबसे विनाशकारी हमला तो बाद में हुआ। जी, वो हुआ 12वीं सदी के अंत में, करीब 1193 ईस्वी, तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी का हमला। हाँ, उसकी वो कहानी बहुत मशहूर है कि वो बीमार पड़ा था और उसके हकीम ठीक नहीं कर पाए थे। तब नालंदा के आयुर्वेद प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे अजीब तरीके से ठीक किया। कहते हैं कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर पढ़ने को दिया और वो ठीक हो गया। ये कहानी तो खूब सुनी है। पर क्या इसी वजह से उसने नालंदा जला दिया? मतलब भारतीय ज्ञान से ईर्ष्या या धार्मिक कट्टरता या कुछ और भी कारण थे? देखिए, स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ ईर्ष्या बताते हैं, कुछ धार्मिक कट्टरता, कुछ उस वक्त की राजनीतिक और सैनिक स्थितियां भी। लेकिन नतीजा बहुत भयानक था। क्या हुआ था? कहते हैं खिलजी ने ठीक होने के बाद नालंदा में आग लगवा दी। वो लाइब्रेरी महीनों जलती रही। महीनों तक? और हजारों विद्वानों और भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। इस एक घटना ने भारत में बौद्ध धर्म और ज्ञान की परंपरा को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। ये तो बहुत दुखद है। फिर सदियों तक तो ये खंडहर ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल। फिर 19वीं सदी में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इसके खंडरों को देखा और बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहचाना कि यही नालंदा है। और विलियम डेलिम्पल तो कहते हैं कि आज भी सिर्फ 10% हिस्सा ही खोदा गया। हाँ, सोचिए 90% इतिहास अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है। कितना कुछ होगा वहाँ। इसी वजह से 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। जी, और अब कहानी का सबसे अच्छा मोड़ आता है। प्राचीन खंडरों के पास ही एक नया आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बन गया है।
हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। इसका विचार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का था, है ना? जी हाँ, और इसे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मतलब ES देशों के सहयोग से बनाया गया। 2010 में भारतीय संसद ने एक्ट पास किया और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री ने इसके नए भव्य कैंपस का उद्घाटन भी किया। बिल्कुल, ये नया कैंपस 455 एकड़ में फैला है और इसकी खास बात है कि ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल। नेट जीरो यानी जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करता है उतनी या उससे ज्यादा खुद बनाता है। हाँ बिल्कुल, सोलर पावर प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बड़े बड़े तालाब हैं, एकदम सस्टेनेबल मॉडल। और यहाँ पढ़ाई कौन से विषय हैं अभी यहाँ बौद्ध स्टडीज, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों में मास्टर्स और PhD प्रोग्राम चल रहे हैं। और क्या फिर से ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है? हाँ, कोशिश तो यही है। अभी 21 देशों के छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौते भी हुए हैं, तो वो पुरानी भावना लौट रही है। तो ये थी नालंदा की कहानी, ज्ञान की ऊंचाइयों से विनाश की गहराई तक, और फिर एक नई शुरुआत। सही कहा, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की साझी विरासत है। इसका दोबारा खड़ा होना जैसे अतीत के ज्ञान और भविष्य की चुनौतियों के बीच एक पुल बनाना है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सच में 90% नालंदा अभी भी जमीन के नीचे है, तो न जाने इतिहास और ज्ञान के और कितने राज हमारे इंतजार में होंगे। बिल्कुल, एक रहस्य जो अभी खुलना बाकी है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।